हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर उपस्थित हैं जो हमारी करियर, हमारी आजीविका से संबंधित हैं और जिसके लिए हम लोग हमेशा इंतज़ार में रहते हैं। समझ गए होंगे, हम लोग चर्चा करेंगे आज। बिहार में एक व्यापक अवसर आया है वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो शिक्षक के अभ्यर्थी होते हैं, जिनके पास बीएड, सीटेट, एस्टेट, डीएलएड आदि जैसी टेक्निकल डिग्रियां हैं और लंबे इंतज़ार के बाद बिहार सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा और इससे संबंधित सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो आज हम लोग बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 के सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। और संयोग से इस बार लोक सेवा आयोग द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा लिया जाएगा और इसमें जीएस के टॉपिक को बड़ा इलेबोरेटेड वे में, जैसे कि हम लोग बराबर देख रहे हैं, कभी हमारा जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो बिल्कुल नवीन रूप में है, बिल्कुल स्पष्ट रूप में है और ये छात्र छात्राओं के लिए बिल्कुल समर्पित, बिल्कुल नहीं परेशान करने वाली, बिल्कुल लाभ देने वाली संस्था बन चुकी है और स्तरीय परीक्षाओं का आयोजन होने लगा है। खास करके शिक्षक नियुक्ति परीक्षा स्तरीय होगी। वैसे भी हमारे बिहार में शिक्षकों का जो पद है वह विभिन्न कारणों से विवादास्पद रहा है। खासकर इसकी गुणवत्ता पर काफ़ी सवाल उठते रहे हैं, जैसा कि हम लोग बराबर सुनते हैं, देखते भी हैं। और इसी समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जाएगा, जो एक संवैधानिक और स्तरीय संस्था है। तो कल इसका सिलेबस आ गया और इसमें प्राइमरी जीएस की ही रहेगी। वैसे जीएस में 150 नंबर में सामान्य गणित भी हैं, एलिमेंट्री मैथ हैं, प्रारंभिक, कुछ रीजनिंग भी रहेंगे। लेकिन जैसे बीपीएससी के 150 को क्वेश्चन में 10 नंबर का मैथ रीजनिंग रहता है, लगभग उसी स्तर में ऐसा कह सकते हैं कि 25 से 30 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा मैथ रीजनिंग रहेगा जीएस के सेक्शन में। बाकी जनरल स्टडीज ही रहेंगे और जनरल स्टडीज में जो जो टॉपिक पूछे जाएंगे उसको आयोग ने बड़ी स्पष्ट ढंग से प्रकाशित कर दिया है। और निश्चित रूप से अभी आयोग अपनी सीमा में रहकर ही प्रश्न को पूछेगा और स्तरीय प्रश्न पूछेगा। तो हम लोग इससे संबंधित टॉपिक्स की चर्चा करेंगे और हमारे बहुत सारे छात्र छात्रा जो बीएड या डीएलएड या इस प्रकार के टेक्निकल शिक्षक के लिए जो पात्र या मान्य जो तकनीकी योग्यताएं हैं, शैक्षिक योग्यताएं हैं, उनको जो भी परीक्षार्थी धारण करते हैं, उन्होंने कहा कि सर इस पर एक बढ़िया कार्यक्रम और वैज्ञानिक रणनीति बना दी जाए। क्योंकि देखिए, ये बात तो मान के चलनी होगी कि समय ज़्यादा नहीं मिलेगा और जीएस अपने आप में जो जो टॉपिक इसने दिया है आयोग ने वो व्यापक है और आपको तैयारी भी वैज्ञानिक ढंग से करनी होगी। वैसे एक बात मान के चलिए कि जब कभी भी इस प्रकार की वैकेंसी आती है तो भेड़िया धसान कोचिंग की संख्या खुल जाती है। बेरोजगारी बहुत अधिक है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसकी तैयारी करने में इतने कम समय में बढ़िया से तैयारी करने के लिए आपको सभी बातों को अच्छे से समझना होगा। एक उचित समुचित रणनीति अपनानी पड़ेगी, वैज्ञानिक रणनीति अपनानी पड़ेगी, तभी कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को गेन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये होगी कि पढ़ाई के अनुकूल आपको अपना मेहनत लगातार जारी रखना होगा टिल एग्जामिनेशन। तो माना जा सकता है कि 2.5 से 3 महीना का समय मिलेगा इसमें और आपको अपनी तैयारी बढ़िया ढंग से करनी है। तो आप समझ सकते हैं कि जीएस का जो सिलेबस जो उसने दिया है, इसको 2.5 से 3 महीने में पढ़ने के लिए बहुत अनुभव और एक्सपर्टेंसी की ज़रूरत है। तो कोचिंग तो खुलने के लिए बहुत सारे कोचिंग खुल जाते हैं, लेकिन एक्सपर्टेंसी की पढ़ाई मिलना बड़ा मुश्किल है। वैसे भी अच्छी चीज़ों की हमेशा कमी रही है, आज से नहीं, सब दिन से। कोई भी अच्छी चीज़, परफेक्ट चीज़ आपको ढूंढना ही पड़ता है।
और अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी रणनीति आपकी होनी ही चाहिए। तो चलिए हम लोग आज इसके कुछ रणनीति को तय करते हैं, और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन कल या परसों में आ जाता है तो हम बैच भी अनाउंस करेंगे, इसीलिए आज स्पेशली इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जो बच्चे एस्पिरेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, बैच में ज्वाइन करने के लिए चाह रहे हैं, वो सहजता से बैच को ज्वाइन करेंगे। और मेरा क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमेशा चलता रहा है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता रहा हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी लाइव ही पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में क्लासरूम में बच्चे बैठ के पढ़ते रहते हैं, और यही सारा कैमरा सारा सेटिंग लगा रहता है, और वही पढ़ाई आप अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल से करते हैं लाइव। जैसे क्लासरूम के बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं, हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, उसी तरह आप भी अपने घर से प्रश्न पूछते हैं, हम भी यहाँ से बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। माने जस्ट लाइक क्लासरूम। अंतर ये होता है कि क्लासरूम के बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं, आप अपने घर में बैठे रहते हैं, लेकिन वो भी आपका क्लासरूम ही है, तो पढ़ाई बेहतर ढंग से हो जाती है। वैसे भी रिकॉर्डिंग में बच्चों के साथ एक समस्या ये होती है कि रिकॉर्डिंग पढ़ाई में अब हर बच्चों की समस्याएं अलग अलग होती हैं, तो शिक्षक क्योंकि सामने रहता है नहीं तो जवाब दे नहीं सकता, इसलिए रिकॉर्डिंग क्लास से बेहतर होता है लाइव क्लास। और मेरा लाइव क्लास हर समय चलता रहा है, जैसा कि आपको बताया जाता रहा है, और ये भी एक लाइव ही रहेगा, और इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेंगे। जो भी बच्चे इसमें इच्छुक हों, जो अभ्यर्थी वैज्ञानिक ढंग से कम समय में तैयारी करना चाहते हों, वो संपर्क करें, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो अपने आप में एक गूढ़ सिलेबस है। देखने के लिए इसमें मात्र 4 टॉपिक दिखाई दे रहा है, लेकिन गौर से देखिए तो सभी अपने आप में एक बड़ा और व्यापक विषय है, और बड़े क्षेत्र को अपने में शामिल करता है। जैसे सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। अब इसका अर्थ बच्चे सही ढंग से नहीं लगा पाते हैं। सामान्य जागरूकता का अर्थ है जो नवीनतम घटनाएं घट रही हैं राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे एक जागरूक व्यक्ति या जागरूक नागरिक अवगत होता है। अर्थात इसमें करंट अफेयर्स के सेक्शन रहेंगे, और साथ साथ जो सामान्य ज्ञान है, जिसको विविध कहते हैं, जैसे पुस्तक लेखक, पुरस्कार सम्मान, खेल खिलाड़ी, कला संस्कृति। तो सामान्य जागरूकता में करंट अफेयर्स के अलावे जो जनरल जीएस है, जो मिसलेनियस है, उसको ये कवर करता है, और ये अपने आप में बड़ा व्यापक क्षेत्र है। इसके बाद ये दूसरा टॉपिक देता है सामान्य विज्ञान। आप समझ सकते हैं कि सामान्य विज्ञान एक्चुअली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, एक विशुद्ध विज्ञान और एक तकनीकी विज्ञान। इसीलिए इसका नाम होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस में प्योर साइंस आते हैं, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 विषय होते हैं, और साथ साथ टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी के क्षेत्र में नई अनुसंधान हो रहे हैं, नई उपलब्धियां हो रही हैं। जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में, इस सब क्षेत्र में जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नई तकनीकियाँ आ रही हैं, ये सब तकनीकी में शामिल होते हैं। तो ये सामान्य विज्ञान है, जो विज्ञान और तकनीकी दोनों सेक्शन से क्वेश्चंस को कवर करता है। और सामान्य विज्ञान में जनरल साइंस में, प्योर साइंस में 3, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो की प्राइमेसी हमेशा से रही है बिहार में, या अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बायो को प्राइमेसी दिया जाता रहा है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और प्लस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसा कि हमने आपको बताया, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, कंप्यूटर के सेक्टर में जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन टेक्नोलॉजी सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़े क्षेत्र को समेटे हुए है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का होता है, और बिहार का तो रहा ही है, वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट।
और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तात्पर्य है कि आधुनिक भारत का आधा कालखंड या उत्तरवर्ती कालखंड, आप सभी जानते हैं कि पूरा जो आधुनिक भारत है यह गुलाम भारत है और भारत में गुलामी की नींव 1757 में पड़ी थी प्लासी युद्ध के बाद और भारत 1947 में औपनिवेशिक दासता या अंग्रेज़ों की गुलामी से 1947 में मुक्त हो गया। तो 1757 से लेकर 1947 तक कुल 190 वर्षों का काल है आधुनिक भारत का, मॉडर्न इंडिया का। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। तो 1757 से 1947 तक का जो काल है यह आधुनिक भारत का काल कहलाता है और यह दो कालखंड में बटा हुआ है। प्रथम कालखंड है कंपनी का शासनकाल। आप सभी जानते हैं कि 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और यहीं पर भारत में गुलामी की नींव पड़ी। और 1757 में बंगाल को जो गुलाम बनाया उसके बाद लगातार 100 वर्षों तक पूरे भारत को जीतती रही। तो 1757 से लेकर के 1856 तक का जो काल है यह कंपनी का शासन काल है और इस दौरान भारत को लगातार गुलाम बनाया गया और इनका शोषण भी ज़बरदस्त किया गया। भारत के आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक सभी प्रकार का शोषण किया गया और भारत विघटन के कगार पर पहुंच गया। इसी के आक्रोश स्वरूप कंपनी शासन के ठीक 100वें वर्ष में भारतीयों का आक्रोश पहली बार व्यापक स्तर पर फूटा, जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं। कुछ इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और 1857 में जो पहली बार भारतीयों ने व्यापक विरोध किया, पहली बार विरोध किया ये नहीं, पहली बार भारतीयों ने व्यापक विरोध किया, यहीं से माना जाता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई आरंभ हो गई। वैसे राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत है ये गांधी के नेतृत्व में 1920 से हुआ, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि शुरू हो गई 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही, क्योंकि यह पहली अखिल भारतीय पार्टी थी और पूरे भारत को यूनाइट करके राष्ट्रीयता की भावना का विकास इसी ने किया और इसी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई या राष्ट्रीय आंदोलन लड़ी गई। तो इस सेक्शन में अनडाउटेबली 1885 से लेकर के 1947 तक की सभी घटनाओं को मैन्युअली और वैज्ञानिक ढंग से समझना होगा। इसमें बड़े अनुभव की ज़रूरत होगी कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसके बाद भूगोल, यह भी अपने आप में एक व्यापक विषय है। भूगोल में भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल, तीन पक्ष हैं। वैसे तो भूगोल के दो ही पक्ष होते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, लेकिन जीएस के व्यू से, पढ़ने के व्यू से इसको तीन भाग में बांट के देखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। भौतिक भूगोल जिसमें खगोल की घटनाएं, वायुमंडल से संबंधित घटनाएं, अंतरिक्ष या खगोल से संबंधित घटनाएं, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की गतियाँ, महासागर के बारे में, ओशनिक स्ट्रक्चर, महासागरीय जलधारा, वायुमंडल की विभिन्न परतें, इन सब के बारे में तो क्वेश्चन, चक्रवात, पवन, जिसको पवन के प्रकार, चक्रवात, ये सब तो रहते ही हैं भौतिक भूगोल में। इनके अलावा मानव भूगोल, तो मानव भूगोल, मानव के बसाव के दृष्टिकोण से मानव भूगोल संबंधित है। मानव का बसाव इस धरती पर या पर्यावरण के अनुकूल मानव का बसाव इस धरती पर, इससे संबंधित सवाल मानव भूगोल में आते हैं। और आर्थिक भूगोल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ, खनिज संसाधन, कृषि से संबंधित प्रश्न बहुत सारे रहते हैं इसमें। तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल, इतना को सही ढंग से पढ़ लेना होगा तो आपकी तैयारी वैज्ञानिक ढंग से होगी। ये बड़े अनुभव की चीज़ है। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है उसके 1 से 2 दिन बाद हम इसके बैच को अनाउंस करेंगे। आप में से जो भी अभ्यर्थी या आपसे संबंधित जो भी अभ्यर्थी अगर पढ़ना चाहें
वो सहज संपर्क कर सकते हैं। और जिस दिन बैच स्टार्ट होगा उसके एक दिन पहले मैं शॉर्ट वीडियो में आपको 1 दिन या 2 दिन पहले, वैसे नोटिफिकेशन के 1-2 दिन बाद हम स्टार्ट कर ही देंगे और इसकी सूचना हम विशेष रूप से आपको दे देंगे। आशा है कि आप बिल्कुल सतर्कता के साथ तैयारी शुरू करेंगे। एक कुशल नेतृत्व में तैयारी आप ही को करनी है, लेकिन नेतृत्व जितना कुशल होगा, गाइडलाइन जितना वैज्ञानिक होगा, तैयारी उतनी अच्छी होगी। धन्यवाद।